प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए विज्ञान का एक और मॉडल पेपर आप सभी के लिए प्रस्तुत है। प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न पत्र आपका पिछले वर्षों में पूछा जा चुका है, अर्थात ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो अगर आपने इस पेपर को नहीं पढ़ा है तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। ये पेपर हमने लिया है मध्य प्रदेश NMS एग्ज़ाम 2017-18 की परीक्षा से। तो सेम इसी प्रकार से बच्चों प्रश्न पत्र आता है और प्रश्नों को जो पूछने का तरीका है वो सेम इसी प्रकार से होता है। कई प्रश्न तो सेम टू सेम पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग इस पेपर को पूरा देखिएगा। जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है आप उसको कॉपी पर नोट जरूर कर लीजिएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। सभी प्रश्न अगर आप पढ़ लेंगे तो 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके वह कहलाता है। अगर आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो आप लोग अपना संभावित उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो पहले प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं उन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। पादपों में जल का परिवहन होता है। अब ये प्रश्न तो देखो, अगर आपने पढ़ा होगा तो जो हमने 16-17 का पेपर पढ़ाया है उसमें भी ये प्रश्न आया था। तो पादपों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। बहुत ही आसान प्रश्न है। जाइलम जल, सेम राइमिंग वर्ड मिलाना है। जल का परिवहन जाइलम द्वारा और भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा। अगला प्रश्न है 3 नंबर। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में श्वसन दर होती है, अर्थात कोई व्यक्ति विश्राम अवस्था में कितनी बार सांस लेता है 1 मिनट में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 से 18 बार प्रति मिनट। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, चैडविक ने, गोल्डस्टीन ने या डाल्टन ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी, ध्यान रखेंगे। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी और डाल्टन ने जो है परमाणु मॉडल दिया था। 5 नंबर प्रश्न है। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए पोटेशियम क्लोरेट के साथ मिलाया जाता है। तो पोटेशियम क्लोरेट के साथ क्या मिलाते हैं? मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड। सही उत्तर बच्चों है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। अब ये प्रश्न बच्चों इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का पूछा है तो आपसे अन्य किसी रासायनिक सूत्र को पूछ सकता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। ऐसे जो है सामान्य जो आपके रासायनिक सूत्र हैं उनको आप ज़रूर याद कर लें। इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट है तो CaCO3 हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंगक है। कोशिकीय क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका झिल्ली या हरित लवक। तो ये केंद्रक होता है, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं। ये केंद्रीय या कोशिका के नियंत्रण का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, अर्थात जो ऊर्जा ग्रह होता है, ऊर्जा घर कहते हैं इसको, कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहते हैं, अर्थात पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है 8 नंबर। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होता है? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है? 2/3, 4/3, 8/3 या 16/3। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वैसे तो इसको अगर दशमलव में लिखा जाता है 1.33 ये जो है होता है, लेकिन इसको अगर हम बटे के रूप में लिखें या भिन्न के रूप में लिखें तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, 4/3 आपका हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कहता है लोहे पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र है। लोहे पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? Fe2O3, FeO या FeO3 XH2O। यहाँ पर XH2O का मतलब है
कि x जो है ये आपका निश्चित नहीं है, कितना भी हो सकता है, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा Fe2O3XH2O। यही आपका लोहे पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, डेनियल सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, सही उत्तर आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या है? चलिए उत्तर हो जाएगा बच्चों 10 नंबर का डी ऑप्शन, कापर सल्फेट। डेनियल सेल में कापर सल्फेट या जिंक सल्फेट का अब विद्युत अपघट्य जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यहाँ पर पूरा नाम दिया गया है सीएनजी का। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? इससे पहले अगर आपने वीडियो देखा होगा, पिछले जो वीडियो आए हैं, तो उसमें हमने बताया था कि जो आपका नेचुरल गैस होता है अर्थात जो एलपीजी होता है उसमें प्रमुख तत्व क्या होता है? तो एलपीजी में आपका होता है ब्यूटेन, लेकिन संपीड़ित गैस जो सीएनजी आपकी होती है इसमें जो प्रमुख तत्व होता है वो मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर बच्चों हो जाएगा। सीएनजी में मीथेन होता है और अगर हम एलपीजी की बात करेंगे तो उसमें ब्यूटेन होता है। 12 नंबर प्रश्न है, वृद्धावस्था के साथ उत्पन्न होने वाला दृष्टिदोष कौन सा है? वृद्धावस्था के साथ उत्पन्न होने वाला दृष्टिदोष, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जरा दृष्टिदोष होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न कहता है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? अनवीकरणीय स्रोत जिसे हम बदल ना सकें या दोबारा प्राप्त ना कर सकें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल। क्या हो जाएगा? पेट्रोल अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पवन, जल, सूर्य का प्रकाश ये सभी क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। 14 नंबर प्रश्न है, जो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं? अब ये जो है प्रश्न आपसे कर रहा है कि जो प्रकाश की किरण, जैसे मान लो कोई सतह है और ऊपर से किरण आती है तो इसको क्या कहेंगे, और परावर्तन के बाद ये वापस चली जाती है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। जो आती है उसको कहते हैं आपतित और जो जाती है उसे कहते हैं परावर्तित। क्या कहते हैं? परावर्तित। तो इसको ध्यान रखेंगे। और बीच में आपतित और परावर्तित के बीच में होता है अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब होता है। तो तीनों आप ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपतित किरण कहते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, हेपेटाइटिस बी रोग फैलता है बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से या कवक से? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायरस से जो है फैलता है हेपेटाइटिस बी। अगला प्रश्न है 16 नंबर, दहन एक क्रिया है। दहन किस प्रकार की क्रिया है? ऑक्सीकरण है, अपचयन है, वियोजन है या संयोजन है? तो दहन मतलब जलना, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, पौधे पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक बनाते हैं? अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक या उपरोक्त सभी? तो पौधे जो होते हैं वो उत्पादक का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीव जंतु पौधों पर निर्भर होते हैं। पौधे उत्पादन करते हैं और उसी को अन्य जो जीव जंतु होते हैं वो खाते हैं। तो जीव जंतु जो होंगे वो आपके उपभोक्ता होंगे और जो पेड़ पौधे होंगे वो उत्पादक होंगे, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है 18 नंबर, यदि किसी परमाणु में 12 न्यूट्रॉन हैं एवं उसका परमाणु क्रमांक 11 है तो इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो इसमें आप ध्यान रखेंगे जो आपका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है। तो इसलिए जो है यहाँ देखेंगे परमाणु क्रमांक आपका 11 दिया गया है, तो जो कि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होते हैं। तो इसमें आपका डी आंसर सही होगा, 11 जो है इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला प्रश्न है 19 नंबर, उत्तल लेंस आवर्धन लेंस की भांति कार्य करता है। जब वस्तु को लेंस के सामने रखते हैं तो कहाँ पर रखेंगे? तो इसको आप बच्चों नोट कर लीजिएगा, ये याद करने की चीज़ है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक दो बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। जब इस प्रकार से स्थित होगी तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच फोकस के बीच जो है वस्तु स्थित होगी। अगला प्रश्न है 20 नंबर, ये प्रश्न बच्चों काफ़ी पूछा गया है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है?
समय बराबर दूरी बटे चाल आपने सूत्र पढ़ा होगा। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर चाल बराबर दिया गया है तो चाल को आगे ले लेते हैं, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। ठीक, तो चाल बराबर दूरी बटे समय आपका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो 20 का जिन्होंने बी ऑप्शन दिया है उनका सही आंसर है। 21 नंबर प्रश्न है, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है तो उसका आवर्तकाल कितना होगा। अब यहाँ पर आप समझिएगा, कह रहा है कि 20 दोलन करने में 32 सेकंड का टाइम लेता है तो उसका आवर्तकाल कहते हैं 1 सेकंड में किए गए दोलनों की, एक दोलन करने में लगा समय, यह आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल किसे कहते हैं कि एक दोलन करने में लिया गया समय। अब 20 दोलन करता है 32 सेकंड में, तो एक दोलन कितने समय में करेगा, यानी 20 दोलन करता है 32 सेकंड में, तो एक दोलन करने में लगा समय बराबर 32 बटे 20 हो जाएगा। 32 बटे 20 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 10 दूना 20 और ये हो जाएगा 16 दूना 32। अब इसका जीरो काट दीजिए, यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, तो 1.6 हो जाएगा सेकंड। 1.6 सेकंड मतलब बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक सूत्र होता है, आवर्तकाल बराबर कुल समय बटे दोलनों की संख्या। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। आवर्तकाल बराबर होगा कुल समय बटे दोलनों की संख्या। अगला प्रश्न है 32 नंबर, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। यह भी प्रश्न बच्चों पढ़ाया हुआ है और इसका सही आंसर हो जाएगा सरल रेखा। अब चाल नियत है तो समय दूरी ग्राफ जो है आपका सरल रेखा में बनेगा। 23 नंबर प्रश्न है, ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य कितने परमाणुओं से जुड़ा होता है। 2, 5, 4 या 3। तो ये 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये तीनों परमाणु जो है एक दूसरे से सहसंबंधित होते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उदासीनीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो ऊष्माशोषी है, अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं और अपना भोजन बनाती हैं, इसीलिए इसको अवशोषी क्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपीय क्रिया वो होती हैं जो क्रिया के दौरान या क्रिया करते समय जो है ऊष्मा बाहर निकालती हैं। जैसे अगर आप बिना बुझे चूने को पानी में डाल दें तो पानी गर्म हो जाता है और बुलबुले निकलने लगते हैं, तो ऐसी दशा में ऊष्मा निकलती है और इस क्रिया को ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ठीक, और जस्ट इसके विपरीत आपका होता है प्रकाश संश्लेषण। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाला उत्पाद क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं, बालू, मशरूम, ह्यूमस या कास्ट। तो ये बच्चों ह्यूमस का निर्माण करता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल साइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो ये बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसे HCl कहा जाता है। क्या कहते हैं, HCl। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 27 नंबर, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। तो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाते हैं बच्चों जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, और कीटभक्षी पौधे में दिए गए हैं सी ऑप्शन में घटपर्णी। घटपर्णी क्या है, एक कीटभक्षी पौधा है और ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। खास करके दलदली स्थानों पर ये पौधे पाए जाते हैं जिनसे अपना नाइट्रोजन ये पूरा करते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, पित्त रस संग्रहित होता है, अर्थात पित्त रस कहाँ पर इकट्ठा होता है, अग्न्याशय में, आमाशय में, पित्ताशय में या फिर क्षुद्रांत में। तो इसका सही आंसर बच्चों है ऑप्शन नंबर सी पित्ताशय में। इसकी अंग्रेजी आप देख लेना, गाल ब्लेडर में जो है पित्त रस संग्रहित होता है, अंग्रेजी नाम भी कभी कभी दे देता है। अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर, हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, केराटिन से, हीमोग्लोबिन से, कोलेजन से या फिर मायोग्लोबिन से। तो इसका सही आंसर है बच्चों हीमोग्लोबिन के द्वारा रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगला प्रश्न 30 नंबर, वायुमंडल में O2 का प्रतिशत है। वायुमंडल में O2 का प्रतिशत कितना है। O2 मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परसेंट कितना है हमने पहले भी आपको बताया है किसी वीडियो में। तो इसमें आपका हो जाएगा बच्चों 21% ऑक्सीजन पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03%
होती है, 78% आपकी नाइट्रोजन होती है। कीट की हानिकारक अवस्था क्या है? कीट की हानिकारक अवस्था अंडा है, लार्वा है, प्यूपा है या फिर वयस्क है। तो इसमें जो सबसे हानिकारक है वो लार्वा होता है, क्योंकि कीट का जो लार्वा होता है वही फसल को जो है खा जाता है। देखा जाए तो खाने में सबसे महत्वपूर्ण वही होता है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, कोयले का ऊष्मीय मान है। कोयले का ऊष्मीय मान कितना होता है? तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आप लोग कमेंट करें। तो 32 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 से 33 किलो जूल प्रति ग्राम कोयले का ऊष्मीय मान होता है। सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान देखा जाए तो हाइड्रोजन का होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। सबसे कम होता है लकड़ी का ऊष्मीय मान। 33 नंबर प्रश्न है, स्थायी चुंबक बने होते हैं एल्युमिनियम के, तांबे के, लोहा, निकेल, कोबाल्ट की मिश्र धातु के या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप सभी को पता होगा, 33 का सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु की तरफ सतह पर चले जाते हैं तो दूसरी वस्तु क्या होती है? जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु की सतह पर चले जाते हैं तो दूसरी वस्तु क्या होती है? उदासीन हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो बच्चों हो जाती है ऋण आवेशित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, छोटी माता रोग सूक्ष्म जीव से होता है, वह है वेरिएला जोस्टर, राइनोवायरस, ई कोलाई, माइकोबैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेरियोला जोस्टर, या इसको वेरियोला वायरस कहते हैं। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और राइनो वायरस से सर्दी जुकाम होता है और माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस से जो है टीबी होता है, जिसे क्षय रोग कहते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।